बात कर रहे हैं हम किस चीज की? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। सबसे पहले तो आपको ये फंक्शन ग्रुप पता होने चाहिए। अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है और ईथर क्या है। अल्कोहल यानी कि ROH, फिनॉल यानी कि बेंजीन के ऊपर OH, और ईथर का मतलब है ROR। ठीक है, अब एक बार इनके तीनों के स्ट्रक्चर भी देखते हैं। अब आप सबसे पहले देखो पानी का स्ट्रक्चर H2O, इसे कहते हैं बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कहते हैं? बैंड स्ट्रक्चर। अब अगर ये बैंड है तो दूसरा स्ट्रक्चर आएगा आपका ये ROR, ROH और ROR। देखो सेम शेप है, ये भी बैंड है और ये भी बैंड है। एक तो ये आइडेंटिकल है पानी से, और हम एक चीज जानते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक्स, जो जैसा है वो वैसे में घुलेगा। ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर के साथ साथ इनके पास एक प्रॉपर्टी हो रहा है इनका, पोलर नेचर। H से O की तरफ एक डाइपोल जाता है, R से O की तरफ भी एक डाइपोल जाता है, और यहां से दोनों R से O की तरफ एक डाइपोल जाता है। अब बात क्या समझनी है आपको, कि तीनों पोलर है, तीनों बैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो काफी सिमिट्री है। लेकिन ROR के पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। H2O के पास और ROH के पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस बात पे ध्यान दो, तीनों पोलर नेचर के, तीनों बैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन ROR जो है ना उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इसकी सॉलिबिलिटी कम होगी पानी में। मैंने आपसे बात करी कि क्या भैया ये पानी जैसे हैं ये दोनों ROR और ROH? हाँ ये पानी जैसे हैं, हाँ ये पानी जैसे। लेकिन नंदिनी एक बात समझनी है तेरे को, कि सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है सॉलिबिलिटी में? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हम जीओसी खत्म करके आ रहे हैं, मैंने बताया था आपको, अगर कभी आपसे पूछा जाए सॉल्युबिलिटी, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस चैप्टर में जो आ रहा है अल्कोहल उसके पास है ही, इस चैप्टर में जो आ रहा है फिनॉल उसके पास भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ईथर उसके पास नहीं। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास आप बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब देखो, अगर मैं बड़े अल्कोहल की बात करूं, तुमसे पूछूं भाई इनमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल है, 4 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला, तो आपको जवाब देना है 1 कार्बन वाला। इसी तरीके से अगर मैं आपसे फिनॉल की बात करूं, फिनॉल, तो फिनॉल की सॉलिबिलिटी कम है। दो रीजन है, एक इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, और एक ये रेजोनेंस शो करता है। जो चीजें रेजोनेंस शो करती है, जो चीजें रेजोनेंस शो करती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है। सॉलिबिलिटी भी एक तरीके की रिएक्टिविटी है, सॉलिबिलिटी भी एक तरीके की। खत्म कहानी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके बाद अब जरा इन केसेस को देखो जरा। मैं यहाँ पर आपको पूछ रहा हूं कि CH3OH और CH3O CH3 में से किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है? तो आप कहोगे इसकी, क्योंकि इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन दोनों में से किसकी ज्यादा है? अब तो दोनों अल्कोहल है, तो छोटे वाले की। तो ये हो गया सॉलिबिलिटी। अच्छा अब किसकी ज्यादा है, इसकी या फिनॉल की? तो आपको बोलना भैया फिनॉल एक बड़ा कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी। क्या कम होगी? बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल उल्टा है। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे काम करेगा, तो आपको बोलना है मॉलिक्यूलर मास के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है।
और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें कोई समस्या नहीं है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही होता है। अब मेरा एक और क्वेश्चन सुनो, अल्कोहल और ईथर में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? अल्कोहल का। छोटे अल्कोहल और बड़े अल्कोहल में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बड़े अल्कोहल का। लेकिन बड़े अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या थी? कम थी। तो इसका मतलब फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। हाँ, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका साइज भी बड़ा है, उसके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। किस तरीके से बॉन्ड बनाता है ये फिनॉल? अगर इसको पानी मिलेगा तो पानी के H के साथ या O के साथ या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो बात हुई सॉल्युबिलिटी की। अगर इसको मैं खुद के साथ देखूं तो खुद के साथ ये कुछ ऐसा बॉन्ड बनाता है, ये H इस O के साथ। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब फिनॉल पे कुछ अटैचमेंट लगे तो क्या होगा? अभी तक तो हम अल्कोहल की बात कर रहे थे, अल्कोहल बैंड शेप का है, ईथर बैंड शेप का है, दोनों के दोनों पोलर नेचर के हैं। फिनॉल कैसे नेचर का? क्या फिनॉल भी पोलर नेचर का है? खोल के देखते हैं फिनॉल को। फिनॉल असलियत में रेजोनेंस करता है। क्या करता है? इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। इसमें नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रहता है और पॉजिटिव चार्ज रहता है OH पे। बात खत्म। अगर अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इस वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। अब जरा बात पे ध्यान देना। पहला पॉइंट, ये रेजोनेंस स्टेबल है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। रेजोनेंस कर रहा है लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे इसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है का मतलब क्या? ये रिएक्टिव है क्या? हाँ। कौन रिएक्टिव है? फिनॉल। क्या करेगा? पहले से रेजोनेंस स्टेबल है लेकिन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस स्टेबल है, तो क्या मैं अपना ऑक्सीजन रख लूंगा, बाकी चीज छोड़ दूंगा। देखते हैं क्या। ये है आपका फिनॉल। अगर इसने अपना H+ आयन छोड़ा तो बचेगा क्या? नाम देखो इसका, फिनॉक्साइड आयन। फिन ऑक्साइड आयन, ये है फिनॉल। अब मैं जो पूछूं बताना, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आपको कहना है भाई यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबल है, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबल है। इसमें करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इसका चेक करना पड़ेगा फिनॉक्साइड आयन का। फिनॉक्साइड आयन में अंदर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, लेकिन ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज। ये अच्छी बात है, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट। ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। ये बात ठीक है, ये बात गलत है। तो इसका थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, उसका तो बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो ये उससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो इसका मतलब फिनॉल एच आयन छोड़ना चाहता है। जो एच आयन छोड़ना चाहता है वो एसिड है। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है? बिल्कुल नहीं, वीक एसिड है। ठीक है, अब सब बच्चे जरा इसको देखो, ये कौन है? ये इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, अल्कोहल। क्या अल्कोहल भी, क्या अल्कोहल भी H छोड़ना चाहता है? बना के देख लेते क्या बनता है। अल्कोक्साइड आयन, क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन। मैं आपसे पूछता हूं, क्या एल्कोक्साइड आयन स्टेबल है? क्या ये रेजोनेंस स्टेबल है? बिल्कुल नहीं। फिर करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो मतलब ही नहीं बैठता। तो तुम कहोगे भैया ये भी रेजोनेंस स्टेबल नहीं था। हाँ, ये भी रेजोनेंस स्टेबल नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा कंपाउंड तो था। आयन की फॉर्म में क्यों आना चाहेगा? कोई कंपाउंड अपने आप को आयन क्यों बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। हाँ, रेजोनेंस मिल रहा होता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो रहा होता तो बनाना चाहता। ये बात समझो। अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन जब बनता है तो उसमें रेजोनेंस नहीं आता, इसलिए अच्छा एसिड नहीं। अब मैं आपसे बात करता हूं एक और की, वो एक और है जिसमें हम ये एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, एक इसमें देखा हमने एच आयन छोड़ना, एक इसमें देखा, अब एक इसमें देखते हैं।
पहले इस बात को समझो, क्या RCOOH H आयन छोड़ेगा? हाँ, अगर छोड़ेगा तो क्या बनाएगा? यह है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है? हाँ, आओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में, यानी कि RCOO माइनस, ये रेजोनेंस स्टेबल है। इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बनाता हूँ, और इसमें करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। आओ देखते हैं इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। RCOO माइनस, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपने सर पे ले लिया और उसको इधर भेज दिया। एक बात बताओ, सिर्फ ऑक्सीजन पे ही चार्ज घूम रहा है ना, और वो भी नेगेटिव, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। रेजोनेंस हो रहा होता हुआ दिख रहा है तुम्हारे को, तो यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेक्ट है। चलो भाई, यही बात समझ में आ गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये कौन है? ये बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बनता है बेंजोएट और H प्लस आयन। बेंजोएट रेजोनेंस स्टेबल है, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो और स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी 5 होते हैं, 5 इसके 5 दो उसके, जो COOH ऊपर बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल है, तो ये तो H छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ROH ज्यादा एसिडिक है? नहीं, ROH कम एसिडिक है। किससे? पानी से भी कम एसिडिक है। फिर फिनॉल आता है, कैसे था बता दिया ना पूरा सिस्टम। फिर RCOOH, फिर बेंजीन के ऊपर COOH, ये तो एक बात हुई। अगर मैं आपसे शॉर्ट में पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे भाई ये जो R है ना, R, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा होता है ये बेसिक करेक्टर बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इसके पास एक था, और ये कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये एसिडिक करेक्टर बढ़ाता है। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कोई तुमसे पूछे ROOH में और बेंजीन OOH में कौन ज्यादा एसिडिक है? बेंजीन OOH, क्योंकि उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जरा ध्यान दो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। ये तो यहाँ पर हमें पता चल गया ROR सबसे कमजोर है, ROH उससे ज्यादा, H2O उससे ज्यादा, फिनॉल उससे ज्यादा, RCOOH उससे ज्यादा, और बेंजीन के ऊपर COH सबसे ज्यादा। लेकिन ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड जैसे कि HCl, HNO3 और H2SO4 के मुकाबले में बहुत वीक होते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड का कंपेरिजन करा है, तो सोचना बेंजीन COOH सबसे ताकतवर एसिड है। नहीं नहीं नहीं, उनके आगे तो टिकते नहीं। आगे, अब एसिडिक नेचर की बात आ गई। अब क्या एसिडिक नेचर यहाँ पर रिएक्टिविटी है? बिल्कुल, ये अपना H आयन छोड़ के क्या ले सकते हैं? सोडियम का आयन ले सकते हैं। RO माइनस Na के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ
अल्कोहल। अच्छा, आर COO माइनस Na के साथ क्या करेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर कोई कहे कि भैया मैंने तो मैग्नीशियम के साथ कराया था, तो 2 ले लो, कोई दिक्कत है? कैल्शियम के साथ कराया था तो 2 ले लो। ये बैलेंसिंग तो आप जानते हो, छोटी क्लास वाली चीज है, तो 10th वाली। अब कोई क्या, फिनॉल में ऐसा हुआ, बेंजीन था, उसके ऊपर OH था, उसका एक H हटाकर हमने एक सोडियम लगा दिया, ठीक बात है, गलत बात है? मैग्नीशियम भी लगा सकते हो, एक मैग्नीशियम लगाया था, एल्यूमिनियम भी लगा सकते हो। ठीक है, दीपक समझ में आया? जहरान समझ में आया? तो जहरान, मैंने अभी तक सिर्फ एक बात करी है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और एक एसिडिक नेचर। ठीक है, मैं नेमिंग इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैं जीओसी में करा चुका हूं, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब मैं सीधा रिएक्शंस पे पहुंचना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बातें करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल को, क्योंकि अगर हम ये चीजें देखें तो हमारे को रिएक्शन समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, अल्कोहल को दिक्कत है, तो तुमने कहा भैया क्या दिक्कत है? भैया इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर इसको जीने नहीं देता। ठीक है, तो लोन पेयर की वजह से कुछ चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ठीक है, कैसा करेगा? ये अपना H छोड़ सकता है। H छोड़कर अगर ये रिएक्शन करे तो अपना एसिडिक नेचर दिखा रहा है, H छोड़ के रिएक्शन करे तो नहीं नहीं, OH छोड़ रहा है। OH छोड़कर अगर रिएक्शन करे तो अपना बेसिक नेचर दिखा रहा है, और पूरा का पूरा ROH ही सफर कर रहा हो, तो वो कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, इसकी कंप्लीट चेंज आ रहा है। तो इस तरीके से इसको कह देते हैं क्लीवेज, कट करना, बॉन्ड क्लीवेज। H छोड़ेगा, OH छोड़ेगा, या पूरा ही बदलेगा। ठीक है, अब एक तो इस चीज को समझेंगे, ऐसा ही ROR के साथ होगा। ठीक है, H छोड़ने वाला तो एसिडिक नेचर है, जिसके मैंने एग्जांपल दिखाया आपको। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी खोल रहा हूं मैं, जरा ध्यान देना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन को बाद देखेंगे, बस एक बार मैं दिखा दूं कहां होता है। देखो, इस वाली रिएक्शन में अल्कोहल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है, ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है, एरो देता हुआ। क्या मतलब, ये लोन पेयर को परेशान करता है? हाँ, लोन पेयर हमेशा परेशान करते हैं। और फिर कंपाउंड बना रहा है। आगे यहां पर इसने बोला है कि O और H का बॉन्ड टूटेगा। H टूटेगा मतलब एसिडिक नेचर, H टूटेगा मतलब, बोलो। और अगर OH पूरा का पूरा OH जाए तो वो अपना OH का क्लीवेज करेगा, तो वो है एस्टरिफिकेशन वगैरह जैसी रिएक्शन। अब मैं स्टार्टिंग से आ रहा हूं इसकी प्रिपरेशन पे। देखो, अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल बनेगा किससे, ये तो बता दिया कि कैसे रिएक्शन करता है। अब प्रिपरेशन, क्या बनाना क्या चाहते हो? अल्कोहल। किससे बनाना चाहते हो? एल्केन से। किससे बनाना चाहते हो? क्या आप एल्केन से अल्कोहल बना सकते हो? कैसे, क्या डालोगे उसके अंदर कि वो एल्केन अल्कोहल बन जाए? तो हमने कहा भैया हम ना इसको कॉपर के साथ 523 केल्विन पर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन करा देंगे। 523 केल्विन पर अगर मैं कराऊं इसको रिएक्शन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? जरा ध्यान देना, अल्कोहल आता कहां है? आप इस रिएक्शन को देखो, एक चीज है आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की अगली स्टेज है अल्कोहल, अल्कोहल की अगली स्टेज है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की अगली स्टेज क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे? क्या है इसका? देखो, हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ R, वो एल्कीन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है। उससे अल्कोहल बनाओगे तो आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओगे तो भी ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन कमजोर से। एल्डिहाइड से कीटोन बनाओगे तो नॉर्मल से काम चल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग।
और अगर आपको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये है आपके ऑक्सीडेशन का सिस्टम। अगर मैं इसको उल्टा चला दूं तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाना रिडक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल या एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना भी रिडक्शन है। तो मैं अल्कोहल तक पहुंचने के कई सिस्टम ले सकता हूं। मैं अभी हाइड्रोकार्बन से बना रहा हूं, इसका मतलब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा। क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन करूंगा। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन से बनाऊंगा तो क्या करूंगा? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम जनरली किसको इस्तेमाल करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट को। हमारे पास कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है? NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल इसलिए कम किया जाता है क्योंकि महंगा है। ठीक है, अच्छा। और NaBH4 वैसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बेस्ट अगर रिड्यूसिंग एजेंट देखा जाए तो आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही होना चाहिए। तो इसका मतलब जब भी आप कन्वर्जन में यूज करोगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो। तुम्हें कौन से पैसे देने हैं? लिखना ही तो है थ्योरी में। तो ये सबसे बढ़िया काम करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन की प्रेजेंस में रिडक्शन करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अल्कोहल बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो तुम कहोगे भैया हम दे देंगे उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नहीं नहीं नहीं, एल्डिहाइड कीटोन से बनाना है वो भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर सिर्फ एल्डिहाइड से बनाना है या कीटोन से बनाना है तो आप NaBH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप H2 भी दे सकते हो निकल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? वो भी एक तरीके का रिडक्शन है। अगर मैं हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करूं और अल्कोहल बनाना चाहूं, ऑक्सीडेशन करूं, तो एक प्रोसेस तो ये रहा। क्या कॉपर 523 केल्विन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? K2Cr2O7 KMnO4। अगर मैं हाइड्रोकार्बन को K2Cr2O7 और KMnO4 दे दूं तो वो एल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्ट दे देगा। मुझे एल्डिहाइड कीटोन नहीं चाहिए, मुझे तो अल्कोहल चाहिए। हाँ, अगर हमें अल्कोहल चाहिए तो अल्कोहल हमने बनाया एल्केन से, फिर हमने बनाया एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाए? एल्कीन के पास एक चीज होती है डबल बॉन्ड। तो मैं उसको हाइड्रोलिसिस से बना सकता हूँ। एक को H दे दो, एक को OH। किसके हिसाब से? मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से। H वहां जाएगा जहां पर H पहले से ज्यादा है और OH वहां जाएगा जहां कम है। इससे भी अल्कोहल बन सकता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है आपके कोर्स में, लेकिन मैकेनिज्म अब आ नहीं सकता क्योंकि MCQ आ गए। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस, पानी देना होगा। और एल्केन से अल्कोहल बनाना हो तो अगर आप कोई बच्चा यूं कहे भैया मैंने तो एल्काइन से बनाया था, एल्काइन से क्या करोगे? एल्काइन से करोगे तो सब चीजें दो बार हो जाएगी। एल्कीन से जो एक बार होता है वहां पर हाइड्रोलिसिस दो बार होगा, तो एक की जगह दो OH रख देंगे। तो OH रख देंगे। चलो, एल्केन एल्कीन समझ लिया, आगे चले। अगर मैं ये कराता हूं, देखो पहले आप समझो रिएक्शन क्या है। ये एक एल्कीन है, अगर मैं इसको दे दूं BH3 और इसका हाइड्रोबोरेशन कर दूं, क्या कर दूं? पहली बात ये लगता है एंटी मार्कोवनिकोव जैसा, H वहां जाता है जहां H कम है और ये यहां चला जाएगा। CH3 CH2 CH2 BH। फिर से एक और एल्कीन लाओ। एल्कीन तब तक लाओ जब तक B के H खत्म ना हो जाए। ये फिर से इसको H दे देगा। ठीक है, क्या बनेगा? दो एल्कीन। बन गए दो एल्कीन। आना बोलो। ठीक, अब क्या करो? एक और एल्कीन लाओ और फिर से उसकी रिएक्शन करा दो। देखो, अब जब मैं यहां पे इसको एक और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो अपना H एक और दे देगा और तीन तीन। एक मिनट रुकना पड़ेगा बेटा। तीन तीन CH3 CH2 CH2 बोरोन के साथ मिलेंगे। हम मिल गए। अच्छा, अब वो कह रहे ये तो मिल गए, लेकिन मैं अगर इसको H2O2 के साथ रिएक्ट कराऊं जिसके अंदर दो OH आयन आते हैं, एक OH आयन इसके पास जाएगा और एक OH आयन इसके पास जाएगा,
तीन चाहिए तो 3H2O2 ले लो, तो 3 दूनी 6 OH आयन आएंगे। 3 उसके पास जाएंगे, CH3 CH2 CH2OH, ऐसे 3 बनेंगे, और 3 B के पास जाएंगे, BOH होल थ्राइस। बात को समझे? ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। दोबारा समझा देते हैं। हम पहले एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं BH3 के साथ। एल्कीन जिसको BH3 के साथ रिएक्ट कराया है वो उसके साथ मार्कोवनिको फूल के जैसा रिएक्ट करेगा, उसका H आयन लेगा अपने उस जगह पर जहां पर H कम है, और BH2 वहां लगाएगा जहां पे H ज्यादा है। उसके बाद एक और एल्कीन भेजा। मैं एल्कीन भेज कर क्या रहा हूँ, बोरोन के सारे हाइड्रोजन खत्म कर रहा हूँ। क्या खत्म कर रहा हूँ? बोरोन के। अब बोरोन के हाइड्रोजन खत्म करने के लिए मुझे 3 बार एल्कीन देना पड़ेगा। एक बार ऊपर दे चुका, एक बार फिर से दिया तो 2 लग गए, एक बार और दिया तो 3 लग गए। अब एक बोरोन के साथ 3 CH3 CH2 CH2 है। अगर मैं इसको H2O2 दूं, क्या दूं? H2O2, तो उसके अंदर 2 OH आयन आते हैं। एक OH आयन गया CH3 CH2 के पास, और एक OH आयन गया बोरोन के पास। लेकिन यहाँ पर 3 एल्कीन है तो तीनों एक एक लेंगे, और बोरोन तीनों के तीनों OH। देखो, हाइड्रोबोरेशन में मैं BH3 के साथ रिएक्शन कराता हूं, और ये लगती है आपको इसके जैसी, मार्कोनिको या एंटी मार्कोनिको? एंटी मार्कोनिको प्रोसेस। मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ, देखो। द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड takes place in such a manner that the boron atom gets attached to sp2 hybridized, carrying the number of hydrogen atoms. ठीक है, the alcohol so formed looks as if it has formed by the addition of H2O alkene in a way opposite to Markovnikov fruit. तो ये कह रहा है ऐसा लगता है कि ये मार्कोवनिको फ्रूट से उल्टी लग रही है। तो वहां पर अल्कोहल जो मिलता था आपको, जो पीछे पानी दिया था ना मैंने, वहां पे अल्कोहल सेकंड नंबर पे आता था, यहाँ पर अल्कोहल फर्स्ट नंबर पे आता है। तो जनरली इसका हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 पोजीशन पे ऑल मिलता है, और जो पीछे वाली कर रही थी उसमें सेकंड पोजीशन पे ऑल मिलता है। कन्वर्जन में काम आएगा। अगर आपको नंबर 1 पे ऑल लगाना हो तो आप हाइड्रोबोरेशन करेंगे। फिर वो कहता है आप बना सकते हो कार्बोनाइल कंपाउंड से। अच्छा, कार्बोनाइल से बना सकते हैं, देखते हैं क्या अगर बनाएंगे कार्बोनाइल से। अभी मैंने आपको जो बताया उसमें ये आया था। अब अगर मैं इसको ये दूं, जरा ध्यान ध्यान देना, ये कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन, इसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ जिसको नहीं पता। ये होता है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके अंदर ये भी आता है, इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। इसके अंदर ये भी आता है, इसे कहते हैं हम कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दिखे आपको? अच्छा, जो एल्डिहाइड है या जो कीटोन है, अगर उससे आपको अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है? अल्कोहल। तो आपको ये बोलना चाहिए कि पहली बात तो एल्डिहाइड और कीटोन से प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग अल्कोहल बनेंगे। दूसरी बात, इनका रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन करने के लिए उसने रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा, क्या? पैलेडियम और NaBH4। क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं? हाँ, लेकिन वो महंगा होता है। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैन बी ऑब्टेन। अब वो निकल भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है। पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट है, और हाइड्रोजन वो रिएक्टेंट है जो उससे रिएक्ट कर रहा है। और NaBH4 की प्रेजेंस में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना होगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फॉलो कराना होगा हाइड्रोलिसिस। ये वही है जिसको मैं कह रहा था ना, H+ की प्रेजेंस में। ठीक है, तो RCOOH से अगर आपको अल्कोहल बनाना हो तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर का रिडक्शन कर सकते हैं। अब मेरी बात सुन, नीचे देखो लिख रखा है, हाउएवर लिथियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट।
तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज क्यों नहीं करते या क्यों अवॉइड करते, क्योंकि महंगा होता है। ठीक है, तो हम दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, देखो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर बनाओ, फिर एस्टर को तोड़ के दो अल्कोहल बना लो। ठीक है, अब देखते हैं एक बार ये कर क्या रहा है। सबसे पहले आप इसको देखो, ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना ये क्या है, C4H9 वैसे का वैसा, CH2OH, मतलब वहां पर कितने कार्बन थे, 5, यहाँ पर कितने कार्बन है, 5। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब कोई चीज अल्कोहल बनी, कार्बन उतने ही रहे, कार्बन बन गया, एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, ये क्या है, एक एल्डिहाइड, ये क्या है, और ये क्या है, एक अल्कोहल। अब कोई कहे नहीं भैया हम तो कीटोन लेंगे, क्या लेंगे, और कीटोन से अल्कोहल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीटोन से अल्कोहल दिख कैसा रहा है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल, कैसा दिख रहा है, और एल्डिहाइड से कैसा दिख रहा था, प्राइमरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसा दिख रहा था, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं एस्टर उठा लूं तो एस्टर तो मिलेंगे दो अल्कोहल, एक C4H9OH और एक CH3OH। ठीक है, इसे कहते हैं डीएस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं, एस्टर को, सॉरी डीएस्टरिफिकेशन, ये भी तो सिर्फ दोनों अल्कोहल मिले, अगर एक एसिड और एक अल्कोहल मिला होता तो कहते हैं डीएस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पर दो अल्कोहल मिले, दोनों के कार्बन देख लो किस पे डिपेंड करते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं कि वो किससे बने। यहाँ पर एक CH2 और आएगा बेटा, C4H9 ऐसी कॉपी मारा, इसमें से CH2 निकल कर आया, और ये जो CH3 वाला था वो यहाँ पर आया। एस्टर का जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको दो अल्कोहल मिलेंगे, लेकिन आप एस्टर बनाओगे कैसे, एस्टर बनाने के लिए भी आपको अल्कोहल चाहिए। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये आपको दे देगा एस्टर, और फिर एस्टर को तोड़ने पर या रिडक्शन करने पर आपको दो दो अल्कोहल मिलेंगे। आई बात समझ में, ये बातें समझ में आ गई, प्रिपरेशन समझ में आ गई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं समझाता हूँ अलग से। देखो RMGX, पहले हम इसकी सारी बातें समझेंगे। आ जाओ, RMGX, सबसे पहले R हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन MGX में यहां पर Mg के ऊपर +2 का चार्ज है, X के ऊपर -1 का, तो जोड़ने से यहाँ पे +1 का चार्ज आता है और R पर माइनस का। ये एक एबनॉर्मल बात है, क्यों, क्योंकि R कभी भी नेगेटिव नहीं होता, R कभी भी नेगेटिव, लेकिन यहाँ है, यही फायदा पहुंचाएगा, कार्बन की चेन को बढ़ाने का काम आएगा। क्या काम आएगा, कार्बन की चेन को बढ़ाने के काम आएगा। अब इसकी सारी रिएक्शन ही देखनी पड़ेगी बेटा आपको, देखो एक एक करके देखते हैं। पहले मैंने लिया कीटोन, और कीटोन को RMGX दे दिया, जरा ध्यान देना, R कहाँ गया, कार्बन के पास, अच्छा जी, तो MGX कहाँ गया, O के पास, बना क्या, बन गया। आगे, अब फिर मैंने इसको पानी दे दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, एक H आयन और एक OH आयन, OH आयन कहाँ जाएगा, MGX के पास, और H आयन कहाँ जाएगा, O के पास। देखो क्या बना, अब आप चाहते क्या हो, आपने कहा कि भाई यहाँ तो दोनों जगह H लगे थे, अगर दोनों जगह H लगे तो यहाँ पे भी दोनों जगह H लग जाएंगे। ठीक है, ये क्या था, फॉर्म एल्डिहाइड, क्या था ये, फॉर्म एल्डिहाइड ने आपको क्या दिया, प्राइमरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल, अच्छा अगर ये फॉर्म एल्डिहाइड ना होके सेकेंडरी, अगर ये ऐसा होता, देखना ये यहाँ पर एल्डिहाइड होता सिंपल सा, तो ये आपको क्या देता, देखो सेकेंडरी
अल्कोहल, क्या देता? सेकेंडरी अल्कोहल। ये दूसरी रिएक्शन हो गई। पहला फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, अब एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल। अब तीसरा, अब ये क्या है? हाँ जी, हाँ भाई, क्या बेटा? H2O का OH कहाँ गया? अच्छा, गलती से MgOH के साथ बेटा हमने H नहीं लगाया, जरा ध्यान दो, ये लगाना भूल गए। अब ठीक है, नीचे भी होता है, मैं लगाना भूल गया। अब ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ कीटोन, क्या लेता हूँ? कीटोन, और इसको देता हूँ मैं RMgX, तो बनेगा ये हाइड्रोलिसिस करने पर। मैंने डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। एक बार तीनों चेक करो। ध्यान देने वाली बात क्या क्या है, मैं RMgX के साथ रिएक्ट कराता हूं तो R अटैक करता है कार्बन पे, ठीक है, MgX अटैक करता है O पे। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर फॉर्मल्डिहाइड होता तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होता तो हमें कीटोन मिलता, वो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। अगर यहाँ पे कीटोन होता है तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। अच्छा, तो सारे अल्कोहल मिल गए, है ना? तो अच्छी रिएक्शन है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। RMgX बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अगर मैं RMgX को इसके साथ रिएक्शन करा दूं, देखो RMgX को पानी के साथ रिएक्शन करा दूं तो मुझे ये RH दे देगा। ये पानी मॉइस्चर है, इसलिए पूछा जाता है कि क्या RMgX को सूखा रखना चाहिए, एनहाइड्रस रखना चाहिए? जी बिल्कुल, लेकिन जो रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ, आपके रिएक्शन रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और आपको एक नॉर्मल कार्बन की चेन दे देगा। अगर मैं RMgX को करा दूं रिएक्शन CN के साथ, नाइट्राइल के साथ, तो क्या देगा ये? तो नाइट्राइल का पहले ट्रिपल बॉन्ड खोल लो, R जाएगा C के पास और MgX जाएगा N के पास, ठीक है? ये बात समझे? अगला स्टेप देखना, मुझे मिलेगा RC R डबल बॉन्ड N MgX, ये देख रहे हो? दोबारा बना रहा हूं, RC R डबल बॉन्ड N MgX, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें पानी का रिएक्शन कराऊं, वो भी दो पानी, तो देखना H आयन OH आयन, और दो H आयन और एक O माइनस आयन, सारे के सारे H आयन जाएंगे नाइट्रोजन के पास, OH आयन हमेशा की तरह OH के पास, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, और NH3 और MgOHX। अब देखो जरा ध्यान दो, ये फिर दोबारा अल्कोहल बनाने के काम में आ सकता है। अभी मैंने कीटोन से तो बनाया था अल्कोहल, अब मैंने RCN से बनाया पहले कीटोन, अब कीटोन से दोबारा बना दूंगा अल्कोहल, तो RCN से भी अल्कोहल बन सकता है। एक और रिएक्शन देखो, इसकी लास्ट, अगर मैं RMgX को रिएक्ट करा दूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये तो R तो नहीं जाता है और MgOHX जाता है O के पास, बनेगा क्या? ये बनेगा। अगर इसको पानी दे दूं तो H जाएगा इसके पास, OH जाएगा इसके पास, देखो क्या बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना है? बात को समझे? अब 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जरा इस पूरे को रीड करो। पहले तो आप इस बात को ध्यान दो, ये आपका बेंजीन है और ये इसके ऊपर लगा क्लोरीन, ठीक है। NaOH के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो ONa जो है वो इस क्लोरीन को रिप्लेस करके यहाँ बैठ जाता है,
क्यों कराया ये? सीधा ही करा देते HCl के साथ। भैया ये क्लोरोबेंजीन है, रेजोनेंस स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करेगा। इसको रिएक्टिव बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ONA। मैं बना सकता हूं इसको किससे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले ये देखो ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन जानते हो आप, और ओलियम भी जानते हो। नहीं जानते तो मैं ओलियम लिख देता हूँ, H2SO7, जिसके पास होता है H2SO4 और HSO3। इस HSO3 को ही तो लगाना है बेंजीन के ऊपर। लग गया HSO3, लग गया। यही है सल्फोनिक एसिड। क्या है? सल्फोनिक एसिड को पहले NaOH के साथ रिएक्शन कराया। क्यों कराया? अभी देखो ऊपर बताया था, ONA बनाने के लिए। फिर उसके बाद उसको किसी एसिड, यानी कि अब ये दोनों रिएक्शन सेम नहीं है, पहले ONA बनाया फिर एसिड। तो बेंजीन के ऊपर अगर HSO3 लगा होगा तो भी NaOH और एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर उस पर फिनॉल बन जाएगा। याद रहेगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पीछे लेसन नंबर 10 में हम इसकी बहुत सारी रिएक्शन देख चुके हैं, फिर दोबारा देख रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को एनिलीन कहते हैं। NaOH के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं HCl के प्रेजेंस में, ये रहा, सॉरी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो ये। एनिलीन को अगर मैं NaOH और HCl के साथ रिएक्शन कराऊं तो मुझे मिलता है ये। अब मैं इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान दें। ये है बेंजीन, ये रे डाईएजो। डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन। ये मतलब पॉजिटिव क्लोराइड। ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर मैं वार्म वाटर देता हूं तो वो सबसे पहले इस नाइट्रोजन को उड़ाता है, क्योंकि उसको पता है नाइट्रोजन स्टेबल है, अलग हो जाती है। पानी के पास होता है H आयन और OH आयन। OH आयन जाके लगता है बेंजीन के ऊपर और H आयन Cl के साथ चला जाता है, HCl बार। ठीक है। HCl बार नाइट्रोजन बार, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? OH। इसे कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकता हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकता हूँ, क्लोरोबेंजीन से बना सकता हूँ। अब आता है इसका कमर्शियल प्रोसेस, इसे कहते हैं क्यूमीन। क्या है ये क्यूमीन? ये आइसोप्रोपेन है। आइसोप्रोपेन बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं, इसका कॉमन नाम है क्यूमीन। ठीक है। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ कराऊं रिएक्शन तो ये पर ऑक्साइड बनता है। इसको COOH समझकर कार्बोक्सिलिक एसिड मत समझना, पर ऑक्साइड है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। कैसा है? क्या आप इसमें से ये निकाल सकते हो? इसको हम कहते हैं फिनॉल, सॉरी कीटोन। CH3COCH3 क्या निकला यहाँ से? एक कीटोन, जैसे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन। और इसके बाद ये OH इसके ऊपर बचा रह जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो याद रखना बीच में क्या कंपाउंड पड़ा है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब आपकी रिएक्शन तो आनी नहीं है, तो हो सकता है वो रिएक्शन के नीचे ABCD छोड़ दे और उन ABCD के बारे में पूछ ले, बताओ A पे कौन आएगा, B पे कौन आएगा। ठीक है। अब वहां तुम्हें याद आएगा नहीं आएगा, तो ध्यान रखना है। तो बाय प्रोडक्ट इसमें एसीटोन मिलता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आप बेंजीन से एसीटोन कैसे बनाओगे, क्योंकि बेंजीन से क्यूमीन बनाने का सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। ये बेंजीन है, अगर आपने इसको रिएक्शन कराया एक एल्कीन से तो यहां पर इस पर बैठा H यहां लग जाएगा और ये बन जाएगा क्यूमीन। ठीक है। जरा इन चारों रिएक्शंस को देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बस यही चार है इसकी फिनॉल की प्रिपरेशन।
बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अल्कोहल और फिनॉल की, तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा होता है छोटे अल्कोहल से 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं अल्कोहल और फिनॉल की बात करूं तो दोनों के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है, जिसकी वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बात ठीक है, और क्या चाहिए? किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हेलो एल्केन से RX से, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है RCOOH। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड और कीटोन, जबकि मॉलिक्यूलर मास इनसे थोड़ा बहुत ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन उनके पास किसकी कमी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आ जाओ सॉलिबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो अल्कोहल और फिनॉल आसानी से घुल जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, आगे अब रिएक्टिविटी की बात करेंगे, देखते हैं रिएक्टिविटी में। अभी एक रिएक्टिविटी मैंने आपको बताई थी जिसे मैंने कहा था उसका एसिडिक नेचर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल क्या होते हैं? बेस। मेटल क्या होते हैं? अगर कोई चीज बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो खुद क्या होनी चाहिए? तो वो कह रहा है ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल अल्कोहल दिखाते, अल्कोहल कम दिखाते, फिनॉल ज्यादा दिखाते हैं। इसका मतलब अल्कोहल कम एसिडिक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। तो वो कहता है अल्कोहल क्यों कम एसिडिक है? क्योंकि उसके एचाइन छोड़ने के बाद जो बचेगा अल्कोक्साइड आयन वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ये वाली बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। देखो एल्यूमिनियम के साथ भी ये कंपाउंड बना रहे हैं, फिनॉल भी सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ, जरा आप उसको ध्यान देना, इससे और समझ में आएगा। अगर मैं ROH को रिएक्ट कराऊं किसी सोडियम से, सोडियम क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ROH रिएक्ट करेगा और RONA बनाएगा। लेकिन मैं वही ROH को एक नॉर्मल बेस के साथ कराऊं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं ROH को रिएक्ट कराऊं NaHSO3 यानी कि वीक बेस के साथ, तो भी ये रिएक्ट नहीं कर रहा। ये बात समझ में आई? चलो ये बात तो समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूं ROH की जगह यहां पर होता फिनॉल, तो क्या फिनॉल रिएक्ट करता Na के साथ? बिल्कुल करता। क्या फिनॉल रिएक्ट करता NaOH के साथ? हाँ करता, और बनाता सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड या फिनॉल। क्या ये NaHCO3 के साथ करता? नहीं। फिर मैं ले रहा हूं इन तीनों को ही, लेकिन इस बार मेरा रिएजेंट कौन है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड इनके साथ रिएक्ट करता? हाँ करता। क्या बनाता? RCOONA। NaOH के साथ करता तो भी RCONA, NHSO3 तो भी RCONA, और CO2 और छोड़ता। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि तीनों में सबसे ताकतवर एसिड कौन है जो तीनों के साथ रिएक्ट करा, यानी कि RCOOH, RCOOH ने जब NaHSO3 के साथ रिएक्शन करी तो कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ी, उससे पता चला, वहां पर आवाज आई फुसफुसाहट की, ब्रिस्क अफरसेंस, जैसी फुसफुसाहट की फिज की आवाज आती है आपकी पेप्सी में। ठीक है, अब उसको जैसी जब भी आवाज आए तो उसके ऊपर डाल दो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो मिल्की हो गया तो टेस्ट हो गया, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश भी है, इसका नाम क्या है? NaHCO3 टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। आगे चलते हैं। अब एसिडिक नेचर तो हमने इसका बहुत देख लिया। अब मैं आपसे पूछूं, ये है प्राइमरी जिसके पास एक आर है, ये है सेकेंडरी जिसके पास दो आर है, ये है टर्शियरी जिसके पास तीन आर है। आप जानते हो आर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ता है। कैसा नेचर बढ़ता है? और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ता है तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है, एसिडिक करेक्टर कमजोर होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? प्राइमरी ज्यादा एसिडिक है, सेकेंडरी कम एसिडिक है, टर्शरी तो बहुत कम एसिडिक है। ठीक है, ठीक है, चलो अल्कोहल में भी कंपैरिजन हो गया एसिडिक और बेसिक नेचर का। फिनॉल जो है भैया, उसका रेजोनेंस के 5 स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, जिसके अंदर दिखाई दे रहा है साफ साफ कि फिनॉल रेजोनेंस स्टेबल है, लेकिन जब ये अपना एचाइन छोड़ता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो वो और भी ज्यादा स्टेबल, इसलिए फिनॉल और अच्छे से एचाइन छोड़ सकता है। इसके लिए आपको ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ये 2 पैराग्राफ जो मार्क करे बेटा, इसे जरूर पढ़ लेना। अच्छा जी,
एक ये बहुत चीज आती है पीकेए पीकेबी, आप इसको समझते हैं। सबसे पहले आप एक रिएक्शन देखो, ROH रिएक्ट विद सोडियम देता है RONA और HI देता है। अब आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। आना बोलो, ये KA है आपका। के किस पे डिपेंड कर रहा है, एचआईन कंसंट्रेशन पे कर रहा है। के किस पे डिपेंड कर रहा है, एचआईन की। अच्छा, एचआईन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, एसिडिक नेचर। तो एसिडिक करेक्टर और के एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पीकेए क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के। पीकेए क्या होता है, लॉग ऑफ के का माइनस, यानी कि पीकेए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के से, या यू कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एचआईएन से, या यू कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर से। आई बात समझ में। अगर कभी पीकेए का अरेंजमेंट मांग लिया तो सारा मामला उल्टा पड़ जाएगा। पीकेए में जो ज्यादा बेसिक होगा उसका पीकेए ज्यादा होगा, जो कम बेसिक होगा उसका पीकेए कम होगा। ठीक है, पीकेए बेसिक कैरेक्टर को फॉलो कर रहा होता है क्योंकि इनवर्स दिख रहा है, और पीके भी एसिडिक को। तो अगर यहाँ के की जगह के भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या ये बात लिख सकता हूँ, जरा देखना, पी के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयन, और OH आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। हाँ ना बोलो, यहां तक इस बात को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों, जब आप एस्टेरिफिकेशन कराते हो, क्या कराते हो, एस्टेरिफिकेशन, तो आप अल्कोहल को रिएक्शन कराते हो RCOOH के साथ। RCOH का RO और RCOOH का RCO रिएक्ट करके क्या बनाता है, एस्टर, RCOOH। इसके लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है हमें, और बाहर हो जाता है पानी। इसे कहते हैं एस्टेरिफिकेशन, और यहाँ आना था, क्या कहते हैं इसे, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, इसके उल्टे प्रोसेस को डीएस्टेरिफिकेशन। अब जरा देखो इसने कितने तरीके के एस्टेरिफिकेशन कराए हैं, मैं सारे आपको समझाता हूँ। ROH के साथ जो इसने AR लिखा है उसका मतलब है एरीन, एरीन का मतलब होता है बेंजीन, तो परेशान मत होना क्या है AR। आ जाओ देखो, देखो एक है आपका ROH और एक है आपका एरीन OH, जो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है जरा देखो। पहले उसने कराया है RCOOH के साथ, R-COOH, ठीक है, R-COOH, और उसने क्या दिया आपको, R-COOR, और यहां पर R-COO बेंजीन। समझे, एक रिएक्शन। दूसरी देखो, अगर मैं इसको X के साथ करा दूं तो, पहले इसको देखो, RCOX, तो क्या बनेगा, HX बाहर हो जाएगा, कौन बाहर हो जाएगा, और बनेगा R-COOR, R-COOR, HX बाहर। ठीक है, पहले दोनों रिएक्शंस को समझो, फिर मैं तीसरा पार्ट कराता हूं। बेटा जरा ध्यान दो एक बार, यहाँ पर एक तो मैंने बेंजीन की जगह ये लगा दिया, देखो, और यहां लगा दो आप HCl, बाहर कर दो। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है, दो रिएक्शन हो गई आपकी, फिनॉल की RCOOH के साथ, फिनॉल की RCOCl के साथ। अगली देखो,
अल्कोहल और फिनॉल ये रहे, इसकी रिएक्शन करा दो आप, आर सी ओ ओ सी ओ आर के साथ, ठीक है। इन दोनों के पास अपना अपना ऑक्सीजन है और बीच में एक शेयर कर रहे हैं, ये है आपका कार्बो, ये एसिड एनहाइड्राइड, क्या है ये। अब आप इससे बनाओगे क्या, ये हिस्सा लो और इसको H दे दो, आर, हमें इनके ऊपर डैश लगाया दो, इस पे एक डैश, इस पे दो डैश, आर सी ओ ओ एच, और दूसरा वाला क्या, आर डबल डैश सी ओ ओ आर, ये लो बन गया एक और एस्टर, ठीक है। ऐसे इसका बना लेना, आर डैश सी ओ ओ एच और आर डबल डैश सी ओ ओ बेंजीन। बात समझ में आई बच्चों, ये एस्टरिफिकेशन। आगे चल रहा, ध्यान रखना COCl वाले के लिए पायरिडीन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब सैलिसिलिक एसिड बनाने का सिस्टम देखो यहाँ पर। सैलिसिलिक एसिड का मतलब बता दो पहले। सैलिसिलिक वो, अगर फिनॉल की पोजीशन ऑर्थो पर कोई चीज लगी हो तो उसको सैलिसिलिक बोलते हैं। ये फिनॉल है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एसिड लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड, और एल्डिहाइड लगा है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। आना बोलो, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और ये सैलिसिलिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई। देखो अब ये सैलिसिलिक एसिड लग रहा है आपको, हाँ मुझे तो लग रहा है, क्योंकि ये रहा फिनॉल और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे एसिड बैठा है। अब मैं इस फिनॉल का H हटाना चाहता हूँ, किसके साथ, इसे कहते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड, अभी बताया था आपको। तो CH3CO अगर रिएक्ट कर जाए, तो सॉरी CH3CO अगर ऐड हो जाए यहाँ पर, तो CH3CO का नाम होता है असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम, असाइल। तो असाइल ग्रुप यहाँ जुड़ गया, इसको हम एसाइलेशन भी कह सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन आपको देता है एस्प्रीन। क्या देता है, देखो एसिटाइल आ गया ना, एसाइलेशन होने के बाद आपको क्या मिलता है, एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो ये एक एसाइलेशन है, एसाइल ग्रुप का जुड़ना, एसाइलेशन। Acylation of salicylic acid gives you acetyl salicylic acid which is aspirin. एस्प्रिन दवाई होती है बेटा, दर्द वगैरह से। हाँ हाँ, डिस्प्रिन के अंदर एस्प्रिन होता है, डिस्प्रिन तो कंपनी का नाम। तो एस्प्रिन एक नॉन नार्कोटिक ड्रग है जो पेन वगैरह को एबॉलिश या रिमूव करने का, ठीक है। आगे, नार्कोटिक ड्रग वो होता है जिसकी आदत पड़ जाती है, नॉन नार्कोटिक ड्रग होता है जिसकी आदत कम पड़ती है। आगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अच्छा जरा ध्यान दो, अगर मैं CO बॉन्ड तोड़ता हूं यानी कि इस रिएक्शन को कराता हूं, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, इसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट में हम क्या करते हैं, अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं HX के साथ ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में, ZnCl2। आ जाओ, यह है आपका अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं HX के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो बनेगा RCH2, सॉरी RCH2X, और देगा ये वाइट टर्बिडिटी। कब, सिर्फ हीट करने पर, ऑन हीटिंग। इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से होगी। हाँ, कोई तुमसे पूछे कि क्या प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट देता है, तो आपको जवाब देना है नहीं, नेगेटिव देता है, बिल्कुल सही, या नहीं देता है। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो क्या सेकेंडरी अल्कोहल HX और ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, जल्दी बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, और टर्शियरी अल्कोहल और जल्दी बनाता है। तो आपको बोलना है टर्शियरी अल्कोहल जो है वो तो इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी दे देता है, और ये 5 से 7 मिनट। तो ध्यान रखना है, ल्यूकास रिएजेंट अल्कोहल को टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। ल्यूकास रिएजेंट के साथ प्राइमरी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, सेकेंडरी ज्यादा जल्दी करता है, और टर्शियरी का बहुत जल्दी करता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि क्या हमने इसको कहीं बता रखा है, देखते हैं।
अब देखो ये लिखा, ल्यूकास टेस्ट यूज किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, पहले लिखो आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ल्यूकास रिएजेंट यानी कि ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन। ठीक है, आपको मिलेगी व्हाइट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी होता है धब्बे जैसा, तो व्हाइट टर्बिडिटी आपका रिजल्ट है। क्या है? हर टेस्ट का अपना एक रिजल्ट होता है, या तो उसमें कोई रंग हो, या उसमें कोई गैस इवॉल्व हो, उस पंजेंट स्मेल वगैरह, या उसके अंदर कोई कलर में चेंज आए, या पीपीटी बन जाए। वैसे यहाँ पर क्या है? टर्बिडिटी। ऑन हीटिंग बनता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में 5 से 7 मिनट या 10 मिनट, और टर्शियरी में इमीडिएटली। ठीक है, तो ये ल्यूकास टेस्ट है। ये वाला टेस्ट भी हो गया, आगे चलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? पानी सुखाना। हाँ, ROH में से हम पानी सुखाने के लिए यूज करते हैं H2SO4 को। मैंने आपको पहले ही बताया था, HNO3 में से भी पानी सुखाने के लिए हम H2SO4 को यूज करते हैं, जब वो 68% होता है उसे 98% बनाने के लिए। वैसे ही अल्कोहल को अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊं 443 केल्विन पे, तो वो मुझे एक एल्कीन दे देगा। यही अगर अल्कोहल को मैंने कम टेम्परेचर पे 413 केल्विन पे रिएक्ट कराया था, तो वो मुझे ROR यानी कि एस्टर दे देता। बात को समझो। यहाँ पर हुआ क्या? पानी निकलता तो दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये दोनों बातें समझो। वो कहता है अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, तो आप कमजोर एसिड यानी कि H3PO4 के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो, 85% H3PO4 या 20% H3PO4। इसका मतलब फिर से हमें वही बात पता चलती है, और टेम्परेचर भी गिर रहा है 440 और 358 केल्विन, कि सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शियरी और ज्यादा रिएक्टिव है। तो टर्शियरी से पानी निकालना बहुत आसान है, सेकेंडरी से निकालना थोड़ा सा मुश्किल, और प्राइमरी से निकालने के लिए मुझे ताकतवर H2SO4 443 केल्विन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीडेशन मैं आपको बता चुका हूं, एक बार यहां पर ध्यान दे लो। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कर, अगर मैंने नॉर्मल ऑक्सीडेशन करा तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। फिर एल्डिहाइड और कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन करा तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहता हूं, तो मुझे ताकतवर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। Na2Cr2O7 सबसे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बाद K2Cr2O7, उसके बाद KMnO4। ठीक, एचायन का मतलब है एसिड की प्रेजेंस में, एल्कली का मतलब है बेस की प्रेजेंस में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं बीच के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि Cr2O3, MnO3, V2O5 या मोलिबिडियम का ऑक्साइड। फिर अगले आते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कौन है? NaOH, KOH, कॉपर की 523 केल्विन पे या 573 केल्विन पे, बस। अब यहाँ कुछ रिएक्शंस करा रखी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिहाइड्रेशन वगैरह मारो गोली। अगर मैं अल्कोहल का Cr2O3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करूं तो मुझे कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? और अगर K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रिएक्शन करूं तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो रिएक्शन दिखा रखी है इसने। अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो देगा एल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या देगा? कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल है तो देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या देगा? कीटोन। पीसीसी का क्या फायदा? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। पीसीसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैक नहीं करता। अगर आप ऊपर वाले सारे जो भी अभी मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हैं उनका इस्तेमाल करें, तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को स्टेबलाइज करने में यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन को सैचुरेट करने में लग जाएंगे, ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। लेकिन पीसीसी देखो यहां पर आएगा आगे, ये देखो, a better reagent for oxidation for primary alcohol to aldehyde in good yield is PCC। ये दिख रहा है आपको? पीसीसी का मतलब क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसका? क्रोमिक ट्राइऑक्साइड विद पाइरिडीन और HCl। मेरी बात ध्यान दो, पीसीसी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, पीसीसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैक नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये डिहाइड्रेशन है। कॉपर 573 केल्विन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी कम करना। अब पानी कैसे हो रहा है? डिहाइड्रेशन का मतलब पानी कम करना नहीं है, उसके लिए मेरे को कॉपर का ऑक्साइड देना पड़ेगा। हाँ, पहले इस कॉपर का ऑक्साइड दे दो आप। ऑक्साइड कहां से मिला? इतने हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराने पर उसको ऑक्साइड मिला है। फिर वो ऑक्साइड, जैसे अच्छा एक काम करो, इसको डिहाइड्रेशन ना कह के डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। लो,
बदल रहा हूं मैं इसको, जरा ध्यान दो। डी हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूव करूंगा। अब देखो यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है, इसको हटा दो, एक एच ये गया, एक एच ये गया और बन गया आपका आरसीएच। यहाँ पर भी एक एच ये गया, एक एच ये गया, बन गया आपका कीटोन। समझ में आया क्या करा है मैंने? 573 केल्विन पे कॉपर के साथ डिहाइड्रेशन करा है, डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ डिहाइड्रेशन होगा टर्शरी में, इसलिए आपको मिलेगा ही नहीं एल्डिहाइड या कीटोन, आपको क्या मिलेगा? एल्कीन। क्या मिलेगा? बात समझ में आई? तो यहां तक हमारा काम हो गया इसका, ठीक है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल कैसे रिएक्ट करता है, इसके लिए हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इसे हम कहते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आओ जरा रिंग सब्स्टिट्यूशन देखते हैं क्या होता है। ये एक बेंजीन का कंपाउंड है फिनॉल। ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाता है। कैसा आर इफेक्ट दिखाता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने इसको हेलोजन दिए, X2 दिया, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। वैसे इसको एनहाइड्रस AlCl3 की जरूरत नहीं है। एनहाइड्रस AlCl3 की जरूरत तब होती है जब बेंजीन के ऊपर लगा हो X। ये उससे ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप है, तो अगर आप इसको ये नहीं भी दोगे तो भी ये X2 को अपने साथ जोड़ सकता है। किस पोजीशन पे जोड़ेगा? ऑर्थो या पैरा। अगर मैं आपसे कहूं मैं इसको HNO3 दूं तो HNO3 को ये तोड़ता है OH माइनस और NO2 प्लस में, और NO2 प्लस यानी कि नाइट्रो ग्रुप को लगा देता है ये ऑर्थो या पैरा पे। और अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगता है तो उसके लिए मुझे डाइल्यूट HNO3 चाहिए। मैंने बताया ना बहुत रिएक्टिव है। अगर इसे कहीं कंसंट्रेटेड HNO3 दे दिया तो ये तीनों पे लगा देगा, ऑर्थो, दो ऑर्थो और एक पैरा। जब दो ऑर्थो और एक पैरा पे NO2 लगा हो फिनॉल के तो इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसको H2SO4 दे दूं तो HSO3 लगा देगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी करता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन के लिए हमें RX देना पड़ता है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे R लगता है। और एसाइलेशन के लिए हमें RCOCl देना पड़ता है, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे COR लगता है। ये ऑर्थो पे लगा है, ये पैरा पे लगा है। एक बार हम इसको देखते हैं कि हमने इसको पिछले वाले नोट्स में करा रखा है। रिंग सब्स्टिट्यूशन देखो यहाँ इस तरीके से कराया। देखो ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करानी है, ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करानी है तो आप सिर्फ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ। देखो मैंने एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पानी का यूज किया, ठीक है। इसका मतलब फिनॉल बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? देखो, हाँ, और फिनॉल ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता है, इसलिए दोनों पे लगा दिया। अगर आपको इसको रोकना हो तो इसकी एक्टिवेशन को कम करना पड़ेगा। फिनॉल की एक्टिवेशन का कारण है उसका पोलर नेचर। उसकी एक्टिवेशन को कम करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? नॉन पोलर कंपाउंड का, CS2 या CCl4 का। किसका? CS2 या CCl4 का। उसकी प्रेजेंस में वो ऑर्थो या पैरा किसी एक पे लगाएगा। जब कोई एक पे लगे ऑर्थो या पैरा पे, उसे कहते हैं मोनो डेरिवेटिव। और जब तीनों पे लग जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? ट्राई डेरिवेटिव, ठीक है। आप जरा इसको एनसीईआरटी में पढ़ते हैं क्या कहता है इसके बारे में एनसीईआरटी। When the reaction is carried out in solvent of low polarity such as CHCl3 or CS2 at low temperature, mono-bromo-phenol are formed. एक जगह लगता है, फिर नहीं तो when phenol is treated with bromine water normally तो मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोमिथेन। ट्राइब्रोमोफिनॉल इस डिवाइड पीपीटी रखता है, ध्यान रखना। अगला
अगर आप इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में बनता है। ऑर्थो पोजीशन हमेशा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाती है, ऑर्थो पोजीशन हमेशा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाती है और पैरा पोजीशन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाती है। जो चीज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है वो पानी में बंधा नहीं रहता, पानी के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो वोलेटाइल नेचर का होता है, वो भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? तो नीचे ये लिखा है ऑर्थो पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, वो भाप में वोलेटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बंधा हुआ तो है नहीं। कौन बंधा हुआ है? पैरा बंधा हुआ है। पैरा जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है जिसकी वजह से वो भाप नहीं बनता। क्या ये बात समझ में आई? अब नीचे वाला केस देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या बना रहा है? इंट्रामोलिकुलर, और पैरा नाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पिक्रिक एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नीचे क्या लिखा है? नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे उसके ऊपर पहले HSO3 लग जाए, which convert it to 4-disulfonic acid and then with concentrated नाइट्रिक एसिड, फिर 2,4,6 पे डायरेक्ट जाके लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कॉल्ब्स रिएक्शन। ठीक है, कॉल्ब्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। ये तो हमने पहले भी कराई थी और बोला भी था ये ONA बना लेता है। ONA बनाने के बाद क्या करते हैं? इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। जरा देखना, ये तो ठीक है, ONA। अब CO2 के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ पर CO2 लग जाता है, इसके H को रिप्लेस करा इसने। ठीक है, अब अगर आप इसको आगे एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे HCl के साथ तो NaCl चला जाएगा। कौन चला जाएगा? और बचेगा क्या? अब इसका नाम बताया था सैलिसिलिक एसिड। क्या बचेगा? सैलिसिलिक एसिड। क्या बचेगा? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आती है रीमर टीमन रिएक्शन, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड देगी। पहले इस बात को समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको CHCl3 के साथ रिएक्ट कराया एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। एक्वस NaOH का एक ही काम है, इसको ONA बनाना। क्या बनाना? बना दिया, पहले से बनाते आ रहे हैं। CHCl3 का CHCl2 जाके इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। बचा कौन? H। एक वहां पर भी पहले से H बैठा है, वो H और ये H दोनों बाहर हो जाएंगे। यहाँ क्या लग गया? CHCl2। क्या लग गया? अब ये जो CHCl2 है, ये CHCl2 के पास दो क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा OH, NaOH का OH रिप्लेस कर देगा दो क्लोरीन को और दो Cl लग जाएंगे। देखो कैसे, CH OH। जब भी आपको दो OH एक साथ दिखाई दे उसका पानी निकाल दो। पानी निकालने के बाद क्या बचता है? सिर्फ CH। और ये क्या बना आपका? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। बात को समझे? सबसे पहले मैंने CHCl3 यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई। कभी कभी ये लिखा आ जाता है अगर हम इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? किसको रिएक्ट कराएंगे? फिनॉल को। फिनॉल को अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो बनता है CHCl2 यानी कि 1,2-डाइक्लोरोमिथाइल फिनॉल। 1,2-डाइक्लोरोमिथाइल फिनॉल। फिर उसके बाद अगर आप रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ तो वहां बन जाता है CHO। और CHO जो है वो क्या? आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या है? आगे देखते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट इस O को उठा के ले जाता है। अच्छा जी, ले गया ZNO बाहर। क्या बन गया आपका? सीधा साधा बेंजीन। कौन बन गया? ठीक है, इसे कहते हैं हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ये रिडक्शन हो गई रिडक्शन। ऑक्सीडेशन करें तो Na2Cr2O7, मैंने बताया था सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एसिड की प्रेजेंस में। इसको दो जगहों पे फिनॉल बना दें, क्या बनेगा? बेंजोक्यूनोन। यहां पर आपका फिनॉल होता है समा। ठीक है, अभी आपका रह गया है ईथर।